कौन जात हो भाई? अरे अरे, मैं नहीं कह रहा हूँ। दरअसल सरकार ने घोषणा की है कि देश में अब जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अब घर घर जाकर लोगों से पूछा जाएगा कि आपकी जाति क्या है। भारत एक ऐसा देश जहां हजारों सालों से जाति व्यवस्था समाज का हिस्सा रही है। लेकिन क्या होगा अगर इस जाति व्यवस्था को देश में फिर से मापा जाएगा? क्या यह समाज को जोड़ेगा या तोड़ेगा? कौन किसका हिस्सा खा रहा है? क्या जातिगत जनगणना से इस छिपे सच का पता चल पाएगा? क्या जाति के आधार पर नौकरी पाने वाले इसे ठीक तरीके से संभाल भी पाएंगे या पूरी व्यवस्था ढह जाएगी? अगर जाति के आधार पर लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी तो क्या मेरिट की बलि चढ़ जाएगी? क्या इससे 90% आबादी को उसका हक मिल पाएगा या फिर यह एक सिर्फ राजनीतिक खेल है? साल 2011 की जनगणना के आधार पर 46 लाख जातियों का वह सच जो छुपाया गया, क्या वह अब सामने आ पाएगा? क्या जातिगत जनगणना से समाज में एक नई जंग छिड़ जाएगी? क्या इस जातिगत जनगणना से वंचितों को वास्तव में उनका हक मिल भी पाएगा या फिर सिर्फ सियासत को फायदा होगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जातिगत जनगणना का इतिहास काफी पुराना है। इसके लिए हमें आज से करीब 153 साल पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल भारत में पहली जनगणना साल 1872 में ब्रिटिश शासन के दौरान कराई गई थी, लेकिन ये जातिगत जनगणना नहीं थी। इसके बाद 1881 से 1931 के बीच में हर 10 साल में होने वाली जनगणना में जाति से संबंधित आंकड़े भी दर्ज किए जाने लगे। साल 1931 की जनगणना में 4147 जातियों को दर्ज किया गया था। ये भारत के इतिहास की आज तक की आखिरी पूर्ण जातिगत जनगणना थी। इन आंकड़ों का प्रयोग प्रशासनिक और सामाजिक वर्गीकरण के लिए किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने जाति को सामाजिक संरचना को समझने और शासन को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया था, जिससे कुछ हद तक जातिगत पहचान को और पुख्ता किया गया। इसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तब साल 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कराई गई। यहाँ गौर करने वाली बात है कि सरकार ने इस बार सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े ही दर्ज किए, जबकि अन्य जातियों की जातिगत जनगणना बंद कर दी गई। इसके पीछे सरकार का तर्क था कि जातिगत जनगणना सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे सकती है और संविधान भी जनसंख्या को मानता है, न कि जाति और धर्म को। साल 1961 और इसके बाद की जनगणनाओं में यही सिस्टम चलता रहा, जिसमें केवल SC और ST के आंकड़े ही दर्ज किए गए। साल 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई, लेकिन जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। इसके पीछे का कारण था कि इस आंकड़े में बहुत सारी विसंगतियां थीं। कुछ लोगों ने अपनी उपजाति बताई, कुछ लोगों ने अपनी जाति बताई, कुछ लोगों ने समुदाय बताया और कुछ लोगों ने गलत जानकारी दी। इसके बाद आती है साल 2025, जिसमें मोदी सरकार घोषणा करती है कि अगली बार की जनगणना में जाति से संबंधित आंकड़े भी दर्ज किए जाएंगे। लेकिन कई लोगों का मानना ये भी है कि ये फैसला विपक्ष और सहयोगी दलों के दबाव के बाद लिया गया है। जातिगत जनगणना कराने के लिए राज्य स्तरीय प्रयास भी किए गए। इसके लिए राज्यों ने अपने स्तर पर जातिगत सर्वे भी कराए, क्योंकि संविधान के अनुसार जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। जैसे कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने साल 2015 में सामाजिक और आर्थिक सर्वे कराया, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। इसके बाद साल 2023 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने बिहार में जातिगत सर्वे कराया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% से भी ज्यादा बताई गई। इसके अलावा साल 2023 में कांग्रेस सरकार ने भी तेलंगाना राज्य में जातिगत सर्वे कराया और इसके आंकड़े भी प्रकाशित किए। इसमें OBC की आबादी सबसे अधिक बताई गई। समय के साथ साथ संसद में भी जातिगत जनगणना के लिए आवाजें उठती रही हैं। देश के प्रमुख नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी ने 1980 के दशक में सबसे पहले जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग उठाई। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि जातिगत जनगणना कराने के बाद ही ये पता चलेगा कि किस जाति के लोगों को कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसी के साथ मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले जनता दल के BP सिंह ने साल 1990 में OBC आरक्षण को लागू किया, क्योंकि मंडल आयोग ने साल 1931 की जनगणना के आधार पर OBC की आबादी 52% मानी थी। इसी के साथ कुछ समय बाद लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव जैसे राजनीतिक नेताओं ने साल 2010 में यूपीए सरकार के दौरान संसद में जातिगत जनगणना की मांग को जोरों शोरों से उठाया। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि बिना जातिगत जनगणना के सामाजिक न्याय की नीतियां अधूरी हैं।
दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2010 और 11 के दौरान बीजेपी ने भी जातिगत जनगणना को समर्थन दिया था। सुषमा स्वराज ने उस समय संसद भवन में कहा था कि बीजेपी इस मुद्दे पर एकजुट है। गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव जैसे ओबीसी नेताओं ने भी इस मांग को आगे बढ़ाया था। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने भी साल 2010 से जातिगत जनगणना की मांग उठाई है। इसके लिए साल 2020 में बिहार विधानसभा ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा था। साल 2011 की जनगणना के बाद राहुल गांधी ने 2020 के दशक में जातिगत जनगणना को कांग्रेस का प्रमुख एजेंडा बनाया। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि वंचितों को उनका हक तभी मिल पाएगा जब जातिगत जनगणना होगी। इसी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जातिगत जनगणना कराने के लिए साल 2023 में केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। बिहार में 2023 के सर्वे के बाद तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय स्तर पर कराने के लिए मांग की। इसके अलावा वाईएसआर, कांग्रेस और बीजू जनता दल जैसे राजनीतिक दलों ने भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है और यहाँ तक कि आरक्षण की 50% सीमा को भी हटाने की मांग की है। लेकिन साल 2014 के बाद बीजेपी ने जातिगत जनगणना का खुलकर समर्थन नहीं किया। साल 2021 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा था कि सरकार अब सिर्फ एससी और एसटी के जातिगत आंकड़े ही दर्ज करेगी। हालांकि साल 2023 में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भाजपा ने जातिगत जनगणना का कभी विरोध नहीं किया है। अगर इस पर निर्णय लिया जाएगा तो बड़ी ही सावधानी से लिया जाएगा। इसी के साथ आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से सुनील अम्बेडकर ने कहा है कि जातिगत जनगणना एक संवेदनशील मुद्दा है, इसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अब इसी साल 2025 में कैबिनेट ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है। अब इसे बीजेपी ने ऐतिहासिक बताया है, लेकिन विपक्ष ने इसे राजनीतिक दलों के दबाव का परिणाम माना है। अब बात करते हैं कि आखिरकार जातिगत जनगणना कैसे कराई जाती है। दरअसल जातिगत जनगणना एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि भारत में हजारों जातियां और उपजातियां हैं। इसलिए जातिगत जनगणना कराने का तरीका कुछ इस प्रकार हो सकता है, जैसे प्रश्नावली डिजाइन करके इस तरीके से जनगणना में जाति से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाते हैं और लोगों से उनकी जाति और उपजाति पूछी जाती है। इसी के साथ ये भी पूछा जाता है कि क्या आप जनरल में आते हैं या ओबीसी में आते हैं या फिर एससी या एसटी में आते हैं। साल 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में लोगों से उनकी जाति, उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और उनकी आय के बारे में पूछा गया था। जनगणना के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी लोगों के घर घर जाकर जानकारियां इकट्ठा करते हैं और लोग स्वयं अपनी जाति बताते हैं, जिसे रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि लोग आरक्षण का फायदा उठाने के लिए अपनी जाति गलत बता सकते हैं। जैसे ओबीसी आरक्षण का लाभ उठाने के लिए लोग अपनी जाति या उपजाति गलत बता सकते हैं, जिससे जातिगत जनगणना के आंकड़ों में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद आंकड़ों को जातियों और उपजातियों में वर्गीकृत किया जाता है। साल 2011 की जनगणना काफी जटिल हो गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2011 की जनगणना में 46 लाख जातियां दर्ज की गई थीं। दोस्तों, भारत में इतनी जातियां तो हैं ही नहीं जितनी आंकड़ों में दर्ज की गई थीं। इसका मतलब यही है कि लोगों ने आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अपनी जाति या उपजाति गलत बताई और अपने आप को बहुत ही ज्यादा होशियार समझा, लेकिन वो इतने होशियार हैं नहीं। इसके बाद जब देश भर में जनगणना से संबंधित आंकड़ों को दर्ज कर लिया जाता है, फिर इसे एक केंद्रीय स्तर पर एक समिति बनाई जाती है जो इसे सत्यापित करती है। जैसे साल 2011 की जनगणना के होने के बाद अरविंद पनगड़िया समिति ने इन आंकड़ों को सत्यापित किया था। अब बात करते हैं कि आखिरकार जातिगत जनगणना अगर करा ली जाती है तो इससे आखिरकार भारत देश में लोगों को क्या फायदा होगा। इसका पहला लाभ है सामाजिक न्याय। इससे सटीक आंकड़ों के जरिए लोगों की स्थिति का पता चल सकता है, जिससे कि उसी हिसाब से योजनाएं बनाई जा सकती हैं और लोगों को जो भी वंचित हैं उनको उनका हक दिलाया जा सकता है। इससे संसाधनों का बंटवारा सही तरीके से किया जा सकता है। जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ सही तरीके से सही लोगों के पास पहुंचाया जा सकता है। इससे पिछड़े वर्गों की पहचान की जा सकती है। जैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से जो भी पिछड़े लोग हैं उनको चिन्हित किया जा सकता है और उनके लिए बेहतर नीतियां बनाई जा सकती हैं, जिससे उनको लाभ मिल सके और वो मुख्य धारा में आ सकें। अब बात करते हैं जातिगत जनगणना से होने वाले नुकसान की, कि आखिरकार जातिगत जनगणना कराने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दरअसल जब भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी तो इससे जातिगत पहचान और अधिक मजबूत हो सकती है, जिससे लोग दम्भ भर सकते हैं अपनी जाति का कि मैं इस जाति का हूँ, वह इस जाति का है, मैं श्रेष्ठ हूँ, वह श्रेष्ठ नहीं है। तो इस वजह से समाज में कटुता और ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। जातिगत जनगणना का राजनीतिक दुरुपयोग भी किया जा सकता है।
जैसे किसी भी एरिया में जैसे कोई क्षेत्र है, मान लीजिए ए क्षेत्र है, तो इस एरिया में अगर कुछ विशेष जाति के ज़्यादा लोग रहते हैं, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसी विशेष जाति के कैंडिडेट को खड़ा करती हैं, जिससे कि उस जाति का पूरा वोट हमें मिल सके। इस वजह से वोट बैंक राजनीति यहाँ पर तूल पकड़ सकती है। ऐसा आपने अक्सर देखा भी होगा कि आपके जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, उस क्षेत्र में जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वह उसी जाति के कैंडिडेट को खड़ा करती हैं, जिससे कि लोग बिना विकास की बात किए, बिना शिक्षा और रोजगार की बात किए सीधा जाति देखकर वोट दे देते हैं और जनता बेवकूफ बन जाती है। और जो भी नेता हैं वो जीतकर अपने आराम से ऐशो आराम से जिंदगी जीते हैं, अपनी राजनीति का खेल खेलते हैं। जनता भूखी मरती है, शिक्षा और रोजगार उसे मिलता नहीं है। इसी तरीके से उन्हें बिंदाए रखा जाता है और वह इसी तरीके से मूर्ख बने रहते हैं। जातिगत जनगणना कराने के बाद आरक्षण की नई मांग उठ सकती है। जैसे अगर ओबीसी की आबादी अधिक निकलती है तो 50% की जो सीमा है आरक्षण की, उसको हटाए जाने की मांग की जा सकती है और आरक्षण की सीमा को नए रूप से निर्धारित करने के लिए भी कहा जा सकता है। जातिगत जनगणना कराने के बाद जो भी आंकड़े आएंगे, इससे आंकड़ों की जटिलता बढ़ जाएगी, क्योंकि कई लोग अपनी जाति गलत बता सकते हैं, जिससे कि उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके, लेकिन इससे भ्रम उत्पन्न हो सकता है और जातिगत जनगणना के आंकड़ों में भारी त्रुटि हो सकती है। इस वजह से जब भी जातिगत जनगणना कराई जाए तो बड़ी ही सावधानी से कराई जानी चाहिए। लोगों से भली भांति पूछ लेना चाहिए और उनसे सावधानी पूर्वक उनसे कहना चाहिए कि आप अपनी सही जाति बताएं। किसी भी तरीके का लाभ लेने के लिए या किसी भी प्रकार के लालच में आकर गलत जाति या उपजाति ना बताएं। दोस्तों, ये बात तो रही जातिगत जनगणना से होने वाले नुकसान की, लेकिन कुछ राजनीतिक नेताओं ने जातिगत जनगणना कराए जाने के पक्ष में समर्थन भी दिया है। जैसे राहुल गांधी ने कहा है कि जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। यह समाज के वंचित लोगों जो कि 90% से भी ज्यादा हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, उनको इनकी भागीदारी मिल पाएगी और सही तरीके से इनको इनका अधिकार मिल पाएगा। जैसे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में जातिगत सर्वे कराया था, इससे पिछड़ी जातियों की संख्या 63% से भी ज्यादा पाई गई। इससे राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि बिना जातिगत जनगणना के सामाजिक न्याय अधूरा है। कई राजनीतिक दलों जैसे बसपा, सपा, बीजेडी जैसे अन्य राजनीतिक दलों ने आवाज बुलंद करके कहा है कि जातिगत जनगणना के आधार पर ही सही भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। इसके पीछे ये तर्क भी दिया गया कि जातिगत जनगणना से समाज में रह रहे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चलेगा, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी शिक्षा कैसी चल रही है और उनका आय का स्तर कैसा है, इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, जिससे उनके लिए सही नीतियां बनाने में और उनको मुख्य धारा में लाने में बड़ी मदद मिलेगी। इसी के साथ संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग की जातियों की जनसंख्या की जांच करने के लिए भी प्रावधान करता है। दोस्तों, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो जातिगत आधार पर लोगों की जनसंख्या पता चलेगी, जिससे उनकी जनसंख्या के आधार पर ही उनको हिस्सेदारी मिल सकेगी। जैसे एक ए समुदाय है और एक बी समुदाय है। ए समुदाय के तो बहुत सारे लोग उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो बी समुदाय है ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बहुत ही वंचित है। तो हमें तो देश को आगे बढ़ाना है। अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो सभी समुदायों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए इनकी जनसंख्या के आधार पर इनको भी हिस्सेदारी देनी चाहिए, जिससे कि समय के साथ साथ ये भी आगे बढ़ सकें और मुख्य धारा में आ सकें। तभी तो हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। दोस्तों, इसी के साथ जातिगत जनगणना के विरोध में भी तर्क दिए जाते रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, आरएसएस आंशिक रूप से और सामान्य वर्ग के कुछ लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जातिगत जनगणना को हिंदुओं को बांटने की साजिश बताते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से जैसे ही ये फैसला आया कि भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले समय में जातिगत जनगणना कराएगी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका समर्थन करना शुरू कर दिया। इस पर आरएसएस का कहना है कि जातिगत जनगणना कराना एक संवेदनशील मुद्दा है, इसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ सामान्य वर्ग का मानना है कि जैसे ही जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे, वैसे ही जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण की नई मांग उठने लगेंगी और आरक्षण की 50% की जो सीमा है उसको हटाए जाने की मांग उठ सकती है, जिससे सामान्य वर्ग के लोग समझते हैं कि उनको नुकसान हो सकता है। इसी के साथ कई लोगों का मानना है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने से जातीय तनाव बढ़ सकता है,
इससे समाज में सामाजिक सहिष्णुता कम हो सकती है और कटुता बढ़ सकती है, जिससे लोगों में ध्रुवीकरण उत्पन्न होगा। इसका फायदा राजनेता तो उठा ही लेते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जातिगत जनगणना से हिंदू एकता कमजोर हो सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ तो इन्होंने ये कहा है कि जाति के आधार पर जनगणना कराए जाने से हिंदू एकता को खतरा है, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही इन्होंने जातिगत जनगणना कराए जाने का फैसला भी ले लिया। अब आ जाते हैं उस सवाल पर जो कि आपके जहन में अब तक चल रहा है कि क्या जातिगत आधार पर नौकरी पाने वाले लोग इसे अच्छी तरीके से संभाल भी पाएंगे या पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि जाति के आधार पर नौकरी देने से अयोग्य लोग शामिल हो जाते हैं, जिससे व्यवस्था खराब हो सकती है। उनका मानना है कि अगर जाति के आधार पर लोगों को ले लिया जाएगा और अयोग्य लोग शामिल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यवस्था होगी वो भंग हो जाएगी। दोस्तों, ये जो कुछ भी कहा जाता है ये सब मेरिट के खिलाफ बताने के लिए कहा जाता है कि उनके अंदर मेरिट नहीं है, वो लोग योग्य नहीं है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि समाज में रह रहे वंचित वर्ग समूहों के लोग जो कि योग्य हैं, अगर उनको सही तरीके से संसाधन मिल पाए तो वो भी अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं। हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि समाज में रह रहे लोग सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन जैसे शिक्षा और कई संसाधनों की कमी के कारण योग्य लोग भी अवसर पाने से वंचित रह जाते हैं और उनको अपनी योग्यता साबित करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। जातिगत जनगणना के आधार पर ऐसे योग्य लोगों की पहचान की जा सकती है और उनको जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिससे कि वो लोग भी अपने आप को योग्य साबित कर पाएं, क्योंकि उनके अंदर भी योग्यता होती है। कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास किसी न किसी प्रकार की योग्यता न हो, बस उसको निखारने का मौका मिलना चाहिए। और अगर उसके अंदर दृढ़ संकल्प है तो वह अपने आप को निखार सकता है, अपने आप को योग्य बना सकता है और उस अवसर को पाकर उस जिम्मेदारी को भी अच्छी तरीके से संभाल सकता है। जाति के आधार पर आरक्षण ने SC, ST, OBC जैसे वंचित वर्ग समूह के लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS और कई सरकारी नौकरियों में अवसर दिए हैं, जिससे वंचित वर्ग के लोगों को अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिला है, जो कि पहले असंभव था। इसी के साथ ये बात भी सच है कि योग्यता सिर्फ जन्म से नहीं आती है, बल्कि आपको कैसी शिक्षा मिली है, कैसा माहौल मिला है, कैसा प्रशिक्षण मिला है और आपको कैसे अवसर मिले हैं, इस बात से तय होती है कि कोई व्यक्ति कितना योग्य हो सकता है। चलो अब बात करते हैं कि आरक्षण के आधार पर जिनको नौकरी मिली है क्या वो सही तरीके से संभाल भी पा रहे हैं। दोस्तों, वर्तमान में राजनीति, नौकरियों और संसाधनों में अगड़ी जातियों का वर्चस्व रहा है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि अगड़ी जातियों के लोग अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि ये बात तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि घूसखोरी, भ्रष्टाचार, अयोग्यता सभी वर्ग समूह के लोगों में पाई जाती है। इससे कोई अछूता नहीं है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और नीतिगत गलतियाँ किसी एक जाति तक सीमित नहीं है, क्योंकि कोई भी वर्ग हो, कोई भी समूह हो, कोई भी जाति हो, वह भ्रष्टाचार को तब तक पसंद नहीं करता है जब तक उसे खुद मौका ना मिला हो। उसे सब कुछ गलत लगता है कि जैसे कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, वह चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, घूसखोरी खत्म हो, लेकिन जब उसे मौका मिलता है तो वह भ्रष्टाचार करता है और अपने घर, अपने मकान, अपने बिल्डिंग की जनसंख्या को बढ़ाता रहता है और उसको भ्रष्टाचार करने में अच्छा लगता है। वह चाहता है कि भ्रष्टाचार दुनिया से खत्म हो, लेकिन उसको मौका मिलता है तो उसे किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़नी है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार करना है। इसके दूसरे पक्ष की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कि कई पिछड़े नेताओं जैसे मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों ने भी शासन में अपना योगदान दिया है। हालांकि इनकी आलोचना भी होती रही है। इसी के साथ आप देश भर में देख सकते हैं कि कई पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं ने भी शासन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने साबित करके दिखाया है कि योग्यता जन्म के आधार पर नहीं आती है, बल्कि सही शिक्षा, सही संसाधन और सही अवसर मिलने पर सिद्ध की जा सकती है। जैसे कि इन बहुजन नेताओं ने अपनी योग्यता को साबित करके दिखाया है। कुछ लोग सोचते हैं कि जाति के आधार पर जब किसी को हिस्सेदारी मिल जाएगी तो वह अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं संभाल पाएगा। तो उन लोगों के मन में एक सामाजिक पूर्वाग्रह है जो उनके मन में बिठा दिया गया है कि पिछड़े वर्ग के लोग या जो भी अनपढ़ लोग हैं या जो भी अशिक्षित लोग हैं, अगर उनको मौका मिल जाएगा और वो पढ़ लिख जाएंगे तो वह अपनी योग्यता साबित नहीं कर सकते हैं, वो नौकरी अच्छी तरीके से नहीं संभाल पाएंगे। जो भी उनको नौकरी या पद मिला है उसकी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते हैं, ये नहीं समझते हैं कि जो लोग इतने आगे बढ़कर आए हैं, उनको ऐसे मौका मिला है, वह किस तरीके से उन परिस्थितियों से लड़कर और जूझ कर आया है। जब उसको सही संसाधन मिला है
सही अवसर मिला है तब वह अपनी योग्यता साबित कर पाया है। इसके बाद ही तो उसे यह जिम्मेदारी मिली है। दोस्तों, अगर सही और सटीक बात की जाए तो हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाहे कोई भी समुदाय हो, हर समुदाय में योग्य और अयोग्य दोनों तरीके के लोग पाए जाते हैं। अगर योग्य लोगों को उनकी योग्यता साबित करने का मौका मिलता है, सही अवसर मिलता है, सही संसाधन मिलते हैं, तो चाहे किसी भी वर्ग और समुदाय का व्यक्ति हो, वह अपनी योग्यता साबित कर सकता है। और जो अयोग्य लोग हैं, चाहे वह समुदाय ए में रह रहे हो, चाहे समुदाय बी में रह रहे हो, चाहे किसी भी समुदाय के हो, चाहे अगड़े हो या पिछड़े हो, अगर वो अयोग्य हैं तो वो अयोग्य ही रहेंगे, वो योग्य नहीं हो जाएंगे। अब बात आती है कि कौन किसका हिस्सा खा रहा है। देखो, जातिगत जनगणना के आधार पर ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो सकती है कि राजनीति, संसाधन और नौकरियों में फिलहाल में किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है। देखो, अभी जातिगत जनगणना तो हुई नहीं है, लेकिन लोगों में ये धारणा है कि चाहे संसाधन हो, राजनीति हो या फिर किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी हो, इन सभी क्षेत्रों में अगड़ी जातियों का वर्चस्व है। देश भर में अगड़ी जातियों की जनसंख्या बहुत कम होने के बावजूद भी ये संसाधनों और अवसरों का सबसे बड़ा हिस्सा ले रही हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने जब बिहार में जातिगत सर्वे कराया तो उसमें जाति के आधार पर पिछड़े वर्गों की आबादी 63% से भी ज्यादा बताई गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 63% से भी ज्यादा आबादी होने के बावजूद भी इनका उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व सबसे कम है। मैंने आपको बताया कि 63% आबादी होने के बावजूद भी उच्च पदों पर इनका प्रतिनिधित्व कम है। अब बताइए, प्रतिनिधित्व कैसे कम हो सकता है? तभी तो हो सकता है कि जब विशेष वर्ग और जाति के लोग पहले से उन उच्च पदों पर बैठे हुए हों। अगर जातिगत जनगणना से ये साबित होता है कि कुछ समुदाय के लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय और सुधार की दिशा में मांग को तेज कर सकता है। जातिगत जनगणना कराने से कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखे जा सकते हैं, जैसे सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में प्रगति होगी, पिछड़े और वंचित वर्गों को उचित अवसर मिल सकेंगे, इससे पारदर्शिता बढ़ सकेगी, जिससे नीति निर्धारण में मदद मिलेगी। लेकिन जातिगत जनगणना कराए जाने के बाद कुछ नकारात्मक परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं, जैसे जातिगत तनाव बढ़ सकता है और लोगों में ध्रुवीकरण हो सकता है। इसका फायदा फिर नेता उठाएंगे, वो कुछ ना कुछ उसके कान में कहेंगे, कुछ ना कुछ इसके कान में कहेंगे, दोनों को बहलाएंगे, फुसलाएंगे और अपना भक्त बना लेंगे। दोनों तरफ ये भी नेताजी करते फिरेंगे, वो भी नेताजी करते फिरेंगे। नेताजी का काम बन जाएगा, वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। ना उनको शिक्षा रोजगार मिली, ना इनको शिक्षा रोजगार मिली, ये दोनों बजाए घंटा। दोस्तों, इससे ये बात तो साफ जाहिर होती है कि जातिगत जनगणना एक दो धारी तलवार है। इससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इसके दुरुपयोग से सामाजिक विभाजन का खतरा भी बढ़ सकता है, जिसका फायदा अक्सर नेता लोग उठा लेते हैं। इसलिए जातिगत जनगणना बड़ी ही सावधानी से कराई जानी चाहिए। जब भी इनके आंकड़े प्रकाशित हों तो लोगों को भी समझदार नागरिक बनना चाहिए और नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए, चाहे वो कितना भी बहलाएं फुसलाएं, चाहे जाति के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, लेकिन हमें नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। और जातिगत भागीदारी के सवाल पर यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय में योग्यता उसके जन्म के आधार पर नहीं आती है, बल्कि सही समय पर सही संसाधनों और सही अवसरों के मिलने से व्यक्ति की योग्यता सिद्ध होती है, चाहे वह किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो। इन सभी क्षेत्रों में किसी विशेष वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी तो ज्यादा है, तो किसी विशेष वर्ग के लोग बहुत ही कम मात्रा में हैं, जबकि उनकी जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से वो पिछड़ते जा रहे हैं और जो भी उनके हक और अधिकार हैं उनसे वंचित होते जा रहे हैं, और जातिगत जनगणना इसे उजागर कर सकती है। लेकिन जातिगत जनगणना का सफल होना इस बात पर निर्भर करता है कि जातिगत जनगणना कितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता से कराई जाती है। अगर सरकार चाहे तो इसे बड़ी ही निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ करा सकती है। तो दोस्तों, अब आपको जातिगत जनगणना से संबंधित सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।